आपका मैं आपका मानस समझता हूं और आपकी जन भावनाओं का आदर करते हुए जोरदार तालियां साहब पीपी चौधरी साहब। एक बार जोरदार ऐसा जयकारा होना चाहिए, पूरा चेन्नई में पता लग जाना चाहिए कि भाई सीरी समाज के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। और दोनों हाथ ऊपर होकर के आवाज जोरदार बुलंद होना चाहिए। बोलिए आई मात की, बोलिए अखंड ज्योत की। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो ये ऊर्जा है आपके जयकारे की, वो कहते हैं कि आई माता का आशीर्वचन और उनके वाइब्रेशन जो हैं वो पूरा चेन्नई में इस तरह से फैले कि सबको सुख शांति और समृद्धि प्रदान करें। मंच पे विराजमान आई पंथ के धर्मगुरु श्रद्धेय परम आदरणीय माधव सिंह जी दीवान साहब और हमारे पाली के जिला प्रमुख प्रेमाराम जी और चेन्नई के मार्गदर्शक हमारे सीरी समाज के पथ प्रदर्शक और जिसको कहते हैं कि यहाँ के भामाशाह और समाज को जो भी यहाँ आया व्यापार करने के लिए दिशा दिखाने वाले भंवरलाल जी रिसानिया साहब और उन्हीं के ही भ्राता जो पूरे दक्षिणी भारत में जिनका बैकग्राउंड जो कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री से नहीं होते हुए भी और अपनी मेहनत और लगन से पूरे दक्षिणी भारत में नाम कमाने वाले उद्योग फिल्म जगत में आरबी रिसानिया साहब और मंच पर विराजमान हमारे कंवर लक्ष्मण सिंह जी साहब और सभी संतगण, सम्मानित मंच। और मैं एक एक का अगर नाम लूं, पूरे भारतवर्ष से पधारे समाज के जिसको कहते हैं कि हीरे जवाहरात यहाँ मंच पर विराजमान हैं, चाहे बेंगलोर से हों, चाहे मैसूर से हों, चाहे मध्य प्रदेश से हों, चाहे आंध्र प्रदेश हैदराबाद से हों, तमिलनाडु से, चेन्नई से और हमारे मुंबई और पुणे से और राजस्थान से और भी विभिन्न भागों से देश से, अब तो दिल्ली में भी बसे हैं, जयपुर में भी समाज के लोग खूब हैं। तो सभी जगह से जो सभी मंच पे विराजमान हैं, सभी प्रबुद्धजन और यहाँ पर सभी बडेरों के पदाधिकारीगण और अखिल भारतीय सीरी महासभा के सभी पदाधिकारीगण और यहाँ पर विराजमान मातृशक्ति माताओं बहनों और चेन्नई में यहाँ युवाओं और भाइयों, मुझे बड़ी खुशी है कि साहूकार पेट में हमने एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक झंडा गाड़ा है और मैं उसके लिए भंवरलाल जी और इनकी पूरी टीम को, पूरी कार्यकारिणी को बहुत ही धन्यवाद अर्पित करता हूं कि जो आध्यात्म का संदेश है, जो आई माता का संदेश है और साहूकार पेट में जो इन्होंने ये कीर्तिमान स्थापित किया है, इसके लिए इनको कोटि कोटि नमन। मुझे जब इन्होंने आमंत्रित किया, इन्होंने कहा कि आप समय निकाल पाओगे, मैंने कहा कि ऐसे पवित्र काम के लिए जहां पर समाज के सारे हीरे मोती जो विराजमान होंगे, दीवान साहब के सानिध्य में सारा कार्यक्रम होगा, मैं जरूर किसी न किसी रूप में किस तरह ही हो मैं आने की कोशिश करूंगा और मैं यहां आकर करके अपने आप को धन्य महसूस कर रहा हूं आपके बीच में आकर के। आप लोग जो हैं, मैं आपको बहुत ही सत नमन करता हूं। वास्तव में आप एक बहुत बड़े संत हैं, मैं ये कह सकता हूं। आप दूर दराज से
राजस्थान से आप जिस कंडीशन में यहां पधारे, जिस स्थिति में समय समय पर यहां पर पधार करके के आपने अपनी मेहनत, अपनी ईमानदारी से अपने आप को यहां पर स्थापित किया। आपने इस धरती पे आकर जो आपने अपनी पहचान बनाई, वो पहचान बहुत ही अनुकरणीय है और उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। मैं मानता हूं कि समाज का जो एक समाज की सीढ़ियां हैं, उस सीढ़ियों के प्रथम पायदान पे आप खड़े हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, जो आने वाले मेरे सामने जो युवा पीढ़ी खड़ी है, वो अगले वाला जंप जो है, जो जिस हिसाब से आपने मारवाड़ से आकर करके अपने आप को आपने यहां पर स्थापित किया, वो समय दूर नहीं जब हमारे युवा पूरे हिंदुस्तान में तो है ही और पूरे विश्व में अपने सूझबूझ से जो है वो सीरी समाज का नाम कमाएंगे, ऐसा मेरे विचार है। क्योंकि अभी जो है, जब आप यहां पर पधारे, पढ़ाई का अभाव था, वहां पर कई तरह की आर्थिक परेशानियां थी, कई तरह की शैक्षणिक कठिनाइयां थी। उसके बावजूद भी जो आपने आकर करके जो यहां पर अपना आप को स्थापित किया है, उसके लिए वास्तव में मैं सत सत नमन करता हूं। आप बहुत बड़े संत हैं, बहुत बड़े महान हैं। मुझे समय समय पर इस बात का जो है, आप ही नहीं 36 कौम के लोग जो हैं मारवाड़ से जो आए हैं, वो हमेशा मुझे बताते हैं कि हमें यहां पर जो है कनेक्टिविटी की जो तकलीफ जो है, रेल की खास कर करके रेल की जो तकलीफ है, क्योंकि कभी सरकारों ने ये कभी नहीं सोचा, और अभी भी माइंड सेट जो हैं, चाहे भारत सरकार का रेल मंत्रालय हो और चाहे उनके अधिकारी हों, उनका माइंड सेट अभी तक चेंज नहीं हुआ। हमने उनको बताया कि मारवाड़ से जो पलायन हुआ है दक्षिण भारत में, खास करके चेन्नई में ले लीजिए आप, हैदराबाद में ले लीजिए आप, बेंगलोर में ले लीजिए, और भी दक्षिणी भारत के प्रांत हैं, वहां 36 कौमों का जो पलायन हुआ है, बहुत हुआ है। लेकिन इस बात को ध्यान अब उनको जाने लगा है कि वास्तव में इस बात में दम है। हमने कहा आप अपने रिजर्वेशन का देखिए उठा कर करके, कितने दिनों में हमारे लोगों को वहां से आने में और जाने में मारवाड़ के लिए जो है वेटिंग लिस्ट में रहता है नाम। तो इसके लिए मैं आपको बिल्कुल बता दूं, मैंने सिंसियरली मेरी तरफ से सबसे ज्यादा अगर जरूरत है दक्षिणी भारत में और मारवाड़ के लिए, तो मेरा मानना है चेन्नई से कनेक्टिविटी का है। तो मैंने रेल मंत्री जी से, पहले सदानंद गौड़ा साहब थे, उनसे मैंने विस्तार से बात की। अभी हमारे सुरेश प्रभु जी हैं, इसके बारे में उनसे मैंने विस्तार से बात की, और उन्होंने अपने अधिकारियों को साथ बैठाया कि इनकी बात सुनो, इन बात में नवीनता है और इस बात को अपन को ध्यान देना पड़ेगा और इसमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने उसके लिए समय समय पे उनको चिट्ठियां लिखी, रेल अधिकारियों को लिखी, रेल मंत्री जी को लिखी। और यही नहीं, लोकसभा में आपको सबको विदित होगा, जब भी मुझे मौका मिला और जब भी मुझे अवसर मिला, तो मैंने दक्षिणी भारत की रेल की कनेक्टिविटी का मुद्दा हर बार उठाया। और ये बता दूं मैं आपको, ये मुद्दा जो मैं आगे भी जब तक उठाता रहूंगा और जब तक इसके लिए लड़ता रहूंगा, जब तक रेल की सुविधाएं चेन्नई से मारवाड़ तक नहीं हो जाती। मुझे यह भी बताया गया, क्योंकि मैं पहले भी आया था, तो आपने कहा ये तो हुई कनेक्टिविटी की बात। कुछ हमारी तकलीफें हैं। यहां पर सबसे ज्यादा जो काम है, जो व्यापार है, वो पान ब्रोकर जो है गिरवी का काम है। और गिरवी के काम में जो है खास कर करके यहां पर और हैदराबाद में
हमेशा रिस्क बनी रहती हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे इनोसेंट, निर्दोष, जिसमें उनका कोई लेन देना नहीं है, पुलिस जो है वेणुगोपाल जी हों, तो सारे के सारे जो हैं बहुत भले लोग हैं। तो इस बात का आप 36 को मिलके अपना संगठन बना के व्यापार संगठन, और उसमें जो आप चाहते हैं कि ये अमुक अमुक संशोधन होने चाहिए, वो आप मुझे बना के दीजिए। मैं मेरी आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि इसमें किसी न किसी की तरह की रात आपको मिले। तीसरी बात जो है मुझे बताई गई कि भाई के राजस्थान में हमें ओबीसी में लिया गया है, लेकिन यहां पर ओबीसी में नहीं है। बेंगलोर में अपन ओबीसी में नहीं है, कर्नाटक में नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है, आंध्र प्रदेश में नहीं है, और मध्य प्रदेश में तो शायद है। अपन मध्य प्रदेश में है ना, मध्य प्रदेश में है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, कई चीज होती हैं, हमें पहले उसके ओबीसी के लिए उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। अभी अभी मुझे वीरम जी ने बताया कि इस मुद्दे को आप उठाना और इसके बारे में बताना क्या आप क्या कर सकते हैं। भारत के संविधान में 2 शब्द काम में लिए गए हैं। संविधान जो बनाया है वो पूरे देश का संविधान है, और उसमें काम में लिए हुए हैं सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड अगर हो, 2 शर्तें हों तो उसको ओबीसी में लिया जाता है। जब हमारा यहाँ सर्वे होगा तो सोशली बैकवर्ड का मतलब ये होता है कि सामाजिक तरह से क्या ये समाज जो है तमिलनाडु में या और दक्षिणी भारत में सीरी समाज, वो सामाजिक रूप से बैकवर्ड है या नहीं। पहली तो ये बात तय होगी, हमें ये प्रूव कराना पड़ेगा उस जो आयोग है इनका स्टेट का, कि हम सामाजिक रूप से बैकवर्ड हैं। दूसरी जो शर्त है वो है कि शिक्षा के मामले में हम बैकवर्ड हैं या नहीं हैं। वो बात तो मैं मान सकता हूं कि उसमें तो हम जीत सकते हैं, क्योंकि शिक्षा के मामले में जब आएगा तो हमारे अगर मान लो 50,000 या 1 लाख लोग अगर हैं यहां पर, तो उसमें अगर ये पाया जाएगा तो ये आएगा कि भाई 10वीं क्लास कितने पास है, तो बहुत कम आएंगे। और उसके बाद में जो नौकरी से संबंधित जो हैं, अगर नौकरियों में कितने हैं कितने नहीं हैं, तो उसमें आएगा कि 0.0% ही आएगा, 0.01% ही आएगा नौकरी में। मुझे लगता नहीं यहाँ नौकरियों में 10-20 जनों से ज्यादा कोई होगा। तो मैं आपको ये निवेदन कर दूं कि ये काम जो है आप इसकी शुरुआत करें, और अपना एक अच्छा सा रिप्रेजेंटेशन, एक प्रार्थना पत्र वो बना करके वकील के मार्फत से मुझे भी आप चेक करवा लें। और जो यहाँ आयोग है, पिछड़ा वर्ग आयोग, उस आयोग में आप प्रस्तुत करें। वो सारे आंकड़े जुटाने का काम जो है वो हमारे समाज का है। उसमें सभी बडेरों की 50 बडेरे हैं, विभिन्न बडेरों की अपन मदद लेकर करके इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। जब आप ये ग्राउंड लेवल पे थोड़ा बहुत काम कर लेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जब भी आप मुझे चेन्नई में इस काम के लिए बुलाएंगे, मैं आपके सामने हाजिर मिलूंगा, और आपकी हर तरह से इस काम में कानूनी और राजनीतिक स्तर पे जो भी मदद हो सकती है वो मदद करने में